आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेजी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 3 चैप्टर 22। और हाँ भाइयों, आप में से एक भाई ने मुझसे बोला था कि भाई हाइप कैसे करते हैं। तो भाई जब आप कमेंट के ऊपर जाओगे तो उससे पहले आप एक लाइक कर देना। लाइक करोगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप जाके जैसे ही टैप करोगे तो हाइप हो जाएगा। तो हाँ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं अगली बार आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो फिर हाँ, हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें कासल को दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर कासल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ कोई थ्रोन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा घुटने टेक कर कह रहा होता है, माय क्वीन, मैं इन सभी ह्यूमंस को तो पकड़ कर नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी जो हमारी इस बार की हार्वेस्ट है, मतलब जो ह्यूमंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि इस बार के जो ह्यूमंस है वो स्वॉर्ड्समैन है और उनकी जो स्किल्स है वो एक अनदर लेवल पर ही है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप इन सभी को डीमोनॉइड्स बना लोगे तो आगे चल के हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे। आप इसमें क्या कहते हो? उसके साथ ही उसकी क्वीन बोलती है सच में, जिसके साथ वो बैठे होने लगती है और जिसके साथ ही साथ वो मन में कह रही होती है, अचानक से जो मेरे डीमोनॉइड्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो सभी के सभी मेरे अंडर होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तो और होली किंगडम वाले बंदे को पता भी नहीं लगेगा और मैं उनके बिना, मतलब उनकी खबर लगे बिना अपना एक खुद का किंगडम बना सकती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो जाऊँगी। उसके साथ ही वो बोलती है, तो फिर ठीक है, इन सभी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इन सभी को टॉर्चर रूम में जाकर बंद कर दो, हम इनको बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे वो लेके जाने वाला होता है तो वो कहती है, अरे रुको जरा एक मिनट, क्या इनमें से मैं एक को खा सकती हूँ? उसके साथ ही वो बड़े बड़े दांतों को निकाल लेती है अपने, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो दूसरा डीमन होता है वो भी थोड़ा बहुत शौक हो जाता है, जिसके साथ वो तैयार होता है, कह रहा होता है, क्वीन, ऐसा लगता है कि कोई घुसपैठ आ चुका है, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला करता है। हम देखते हैं वो अपना एरन होता है जिसने उस हमले को डॉज कर लिया होता है, और जो अपना एरन हवा में होता है तो हवा से नीचे की तरफ देख रहा होता है, जिसके साथ ही जो डीमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुंदक में आकर कह रहा होता है, तुम एक ह्यूमन, तुमने हमारे किंगडम में घुसपैठ कैसे करे? और अपने एरन की तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला करने जा रही होता है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं उनने खतरनाक हमला किया होता है, उसका ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एरन वहाँ से भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि जो डीमन होता है उसका गला कट चुका होता है। और उस डीमन के ख़त्म होने के बाद हमें उसको क्वीन दिखाई जाती है, जो कि अपने एरन को गाली देते हुए कह रही होती है, ओए तू लोली ह्यूमन, तू क्या करने का और तू यहाँ क्यों आया है? उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने एरन को जैसे ही देखते हैं तो अपने एरन में से काफ़ी ज़्यादा होली नाइट, मतलब होली एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो अपने एरन को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मन में कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जिसके बाद वो कासल की छत को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अपना एरन वो उसके तुरंत ही पीछे जाता है और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उड़ चुकी होती है। साथ ही वो बोल रही होती है, तू बस रुक जा, मुझे तू याद है और मैं तेको याद रखूँगी हमेशा के लिए। लेकिन अपना एरन बिल्कुल शांत खड़ा होता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता और वो कह रही होती है, मुझे तो देख लूँगी, तेको बताऊँगी मैं आखिरकार तूने क्या करा है और मैं तुझे सब समझा दूँगी, मैं तुझे धूल में बदल के रख दूँगी। वैसी बकवास कर रही होती है, लेकिन अपना एरन तब भी शांत होता है, जिसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला करता है। और वो हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है गाइज कि अपना एरन उस हमले को नीचे से करता है, लेकिन फिर भी जो डीमन हवा में होती है वो उसको एक स्ट्राइक जाके पड़ता है, जिसकी वजह से वो 2 भागों में कट चुकी होती है। सच में यारो, ये हमला सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी था। जिसके बाद हमारे अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जो डीमन थे उन्हें सबजुकेट कर दिया गया है और काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई गई है और वहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मार दिया गया है। और तो और जो यंग मास्टर एरन पेरिडिया थे, उनकी होली पावर्स की वजह से वहाँ जितनी भी ज़मीन थी उस सभी को प्योरीफाई कर दिया गया है। और उसके साथ, मतलब यंग मास्टर एरन पेरिडिया के साथ जो कंट्रीब्यूट करा है वो वाइस मर्चेंट के बंदों ने करा है। उन्होंने उस जगह को प्योरीफाई करने के लिए होली वाटर का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी स्वॉर्ड मास्टर के पास, साथ ही उस सिपाही और वाइस के पास जाता है, जो कि कहीं जा रहे होते हैं। और वो सिपाही बोल रहा होता है, ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, यहाँ कितने सारे लोगों को कैदी कर रखा है, सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। जिसके बाद हम देखते हैं वाइस को और वो कहता है, यहाँ सिर्फ ह्यूमंस को कैप्चर नहीं किया गया है, हमें पता लगता है कि वहाँ एल्फ को भी कैप्चर किया गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ जाता है, वहाँ एक बंदा कह रहा होता है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, यंग मास्टर एरन पेरिडिया ने अकेले ही उन सभी डीमोनॉइड और डीमंस को मार दिया। दूसरा कह रहा होता है, सच में ये सबसे अच्छे जीनियस है स्वॉर्ड मास्टर, जो कि अपने सिर्फ अभी 20s में है। तीसरा कह रहा होता है, सच में भाई साहब, इनके पास तो एक ऐसी पावर है जो कि डार्कनेस को ख़त्म ही कर देती है। और फिर हम इथेन के साइड में जो बंदा होता है उसकी बात सुनते हैं, वो बोल रहा होता है, सच में एरन ने इतने ज़्यादा खतरनाक तरह से अटैक किया था, वो डायरेक्ट ही वहाँ जाके लैंड करा और सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। लेकिन इथेन बोलता है, चलो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी खत्म हो चुकी है। फिर वो अपने उस बंदे से पूछता है, वैसे क्या तुम्हें पता है जेरिन कहाँ गई? वो भी तो यहीं थी, लेकिन अब वो कहाँ चले गई है? दूसरा बंदा कह रहा होता है, शायद वो बाथरूम गई होगी।
लेकिन उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर जहरीन की तरफ जाता है जो कि कहीं जा रही होती है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि कुछ अपनी पिछली बातों को याद कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बड़ी बहन कह रही होती है मुझे कुछ अजीब पाया गया है, और वो बताती है कि जो हमारे विलेज में जो पॉपुलेशंस है वो अचानक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घट रही हैं और काफ़ी सारे लोग लापता हो रहे हैं। तो जहरीन, जो छोटी जहरीन होती है, बोलती है क्या ये इस वजह से नहीं हो सकता कि जो वाइस मर्चेंट के लोग हैं वो हमारे लोगों को उन नोबल्स ह्यूमंस के साथ रहने के लिए फोर्सफुली बेच देते हैं। लेकिन उसकी बहन बोलती है नहीं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो फीमेल एल्फ हैं उनकी अचानक की जो लापता की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हो रही है और काफ़ी सारे लोग लापता हो रहे हैं और मुझे इसके बारे में और जानना पड़ेगा। जिसके साथ ही उसकी बहन अपना सामान पैक कर रही होती है तो अपनी जेरेन बोलती है तो अच्छा अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा वापस घर आने में। उसकी बहन जाते जाते बोलती है आज रात में थोड़ा लेट आऊँगी तो इसीलिए मेरा इंतज़ार मत करना। लेकिन हमें जैरिन बता रही होती है कि वो आखिरी रात थी जब मैं अपनी बड़ी बहन को देखा था, उसके साथ ही उसके बाद वो लापता हो चुकी थी। और जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो मैंने भी वाइस मर्चेंट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चालू कर दिए कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन जब जैरिन कुछ लिख रही होती है तो उसी वक्त उसके पिताजी वहाँ आते हैं और उसका हाथ हटा देते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ। वो जैरिन कुछ कहने वाली होती है लेकिन जब वो अपने फादर का फेस देखती है तो हमें बताती है उस दिन मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बहन सच में मिसिंग हुई है, वो भी वाइस मर्चेंट की वजह से। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। जैरिन मन में कह रही होती है इन चीज़ों को हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा यकीन था वो बिल्कुल पक्का हो चुका है कि वाइस ग्लेन ने ये सब कुछ करा है। और वैसे यहाँ हो क्या रहा है मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गार्ड की तरफ जाता है जो कि एक डोर की पहरेदारी कर रहा होता है और जो अपनी जैरिन होती है वो उसको देख रही होती है। जिसके बाद जैसे ही वो मुड़ता है तो अपनी जैरिन उसके पीछे एक पत्थर को फेंक देती है, जिस पत्थर की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है तो जैरिन उस पर हमला कर उसको वहीं मार देती है, मतलब सुला देती है। फिर हमें उस डोर को दिखाया जाता है जिसको अपनी जैरिन अपने पावर से ख़त्म कर देती है। और इस डोर के ब्लास्ट होने के बाद जो अंदर सिपाही होता है वो बोलता है सर वाइस देखिए कोई आया है। लेकिन वाइस ग्लेन बोलता है शांत हो जाओ मुझे पता है। फिर हम अपनी जैरिन को देखते हैं जो कि सामने देखते हैं और जैसे ही सामने देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो देखती है कि कुछ फीमेल एल्फ उन सभी की हालत कुछ ठीक नहीं होती और हाँ उनको एक अजीब से ऑरा ने सराउंड करा होता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि वो एक ऑरा एक फूल से आ रहा होता है जो कि एक पॉट में रखा होता है। और जो वाइस ग्लेन होता है वो कहता है कि मुझे पहले से पता था, मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि कौन है। उसके बाद वो कहता है मैं इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था कि काश ये दिन ना आता। उसके बाद बोलता है कि जैरिन ये तुम हो, और वैसे काफ़ी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले बिना। उसकी काफ़ी अजीब मुस्कान होती है और इन सभी चीज़ों को देखकर जो अपनी जैरिन होती है वो चिल्लाकर उससे बोलती है ओए तो इन सभी बेकार चीज़ों को यहीं के यहीं रोक दे। मुझे पता है कि तूने मेरी बहन उसके साथ ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है। और उसे ऐसा देखकर वाइस ग्लेन बोलता है अरे तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये बताया नहीं कि अगर तुमने एक बार भी इस फ्लोरेसेंट को स्मेल कर लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा और तुम्हें इससे बचने के लिए एंटीडोट लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे फर्स्ट टाइम अगर तुम इसे स्मेल करोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगेगा, लेकिन जब तुम इसे 2-4 बार इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महसूस अच्छा होगा, मतलब अच्छा महसूस होगा। और उसके बाद वाइस ग्लेन बोलता है क्यों तुमने इस चीज़ में इंटरफेयर किया। और जो अपनी जैरिन होती है वो मन में कहती है नहीं मैं बेहोश नहीं हो सकती। लेकिन उसी वक्त वहाँ कोई गोल्डन ऑरा सराउंड करने लगता है जिसको महसूस करने के बाद जैरिन बोलती है अरे मेरी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। उसके बाद हम किसी को देखते हैं जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ऑरा होता है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन है, ये अपना एरन पेरिरिया है। और अपने एरन आते के साथ ही उस गार्ड को बोलता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता तो इसीलिए हिलना बिल्कुल भी मत। और जब वो आगे जा रहा होता है तो उससे वाइस ग्लेन बोल रहा होता है यंग मास्टर एरन पेरिरिया आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन अपने एरन बोलता है जैरिन मिस जैरिन जल्दी से उठिए। उसके बाद जब अपने एरन आगे जा रहा होता है तो वो वाइस ग्लेन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर एरन पेरिरिया वहाँ मत जाइए। लेकिन तुरंत ही अपने एरन उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंच करता है और जाकर उस फ्लावर के सामने खड़ा हो जाता है। और अपने एरन उस फ्लावर को देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस बात को पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जब मैं वाइस मर्चेंट के टेंट में गया था तो जो डार्क एनर्जी मैंने वहाँ महसूस की थी वो इसी से आ रही थी। और हाँ इसकी मतलब इस फ्लावर की एनर्जी को इस्तेमाल कर ये एल्फ्स को कंफ्यूज कर देते हैं। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अपना एरन का लॉकेट होता है वो तुरंत ही ग्लो करता है। उसके साथ ही वहाँ जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो सभी को सोख लेता है और जो फ्लावर होता है उधर मर जाता है। जिसके साथ ही वहाँ तुरंत ही जो उनका
स्वॉर्ड मास्टर होता है वो तुरंत आकर कहता है, मास्टर वाइज क्या आप ठीक हो? लेकिन अपना एरन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उस स्वॉर्ड मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। और ऐसा देखकर वाइस मर्चेंट का मतलब वाइस ग्लेन बोलता है, क्या तुम ये प्लानिंग कर रहे हो कि तुम सभी को यहीं मार दोगे? फिर वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मुझे कोई पनिशमेंट देगा ही तो वो होली किंगडम वाले देंगे और वरना कोई भी नहीं देगा। और वैसे मैं एक एल्फ हूँ तो मुझे पनिशमेंट देने वाला भी एक एल्फ ही होना चाहिए और वैसे एक लॉ है, और अगर मुझे कोई ऐसा मतलब कोई और पनिशमेंट देता है तो ये फॉरबिडन है। और क्या तुम इस लॉ को ब्रेक करना चाहते हो? लेकिन अपना एरन तुरंत ही मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हें होली किंगडम के एबिलस तक अकम्पनी करूँगा, मतलब तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर टेंट की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ सभी बंदे बोल रहे होते हैं, अचानक से क्या हुआ? वो बंदे कह रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेडिशन जो टीम थी वो यहाँ रुक चुकी है और अभी के लिए कुछ नहीं होगा। अचानक से क्या हुआ? उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरिन उन तीनों से मिलती है, मतलब इथेन और उसके ग्रुप से। और उनसे मिलने के बाद इथेन बोलता है, अरे जेरिन तुम अब तक कहाँ थे? लेकिन जेरिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, अरे इथेन और बाकी लोगों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वाइस मर्चेंट काफ़ी ज़्यादा बुरी है और हाँ सच में अब वो एक्सपोज हो चुकी है। जिसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स को देखते हैं और उनमें से एक में वाइस मर्चेंट अपना एरन पेरिडिया बैठे होते हैं और वाइस मर्चेंट बोलता है, यंग मास्टर एरन पेरिडिया, क्या तुम जानते हो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में वाइस मर्चेंट कितने ज़्यादा पावर होल्ड करती है? और तुम्हें क्या लगता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बड़े लोगों से, और तुम्हें उनमें से क्या लगता है, क्या कोई होली किंगडम में एबिलस में कोई नहीं होगा जिसे हम जानते हैं? क्या आपको समझ भी आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन उसके जवाब में अपना एरन पेरिडिया बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी गलती को नहीं मानोगे? और ऐसी बात सुनने के बाद वो बंदा अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भले ये कितना भी स्ट्रांग हो और ये रूल्स के खिलाफ नहीं जाएगा। और वैसे भी ऐसे बंदे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिन्हें कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये खुली किताब की तरह होते हैं जो कि आराम से पढ़ते और अपने लॉज की तरफ चलते हैं। लेकिन एरन पेरिडिया, तुम सिर्फ देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ और मेरे साथ क्या होता है, तुम सिर्फ देखते रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम उसके बीच में कुछ कर भी नहीं पाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उस कार्ट को दिखाया जाता है जो कि अब रुक चुकी होती है और जो उसे चला रहा होता है वो बोलता है, सर अब हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद अपना एरन उतरने लगता है और जो अपना वोल्कनस होता है काफ़ी शौक होता है किसी चीज़ को देखकर, वो कह रहा होता है, सच में काफ़ी ज़्यादा मैजेस्टिक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होली किंगडम के एबिलस को, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है गाइस, और सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या ही बोलूँ, आप जो बोलना है वो बोल देना, कसम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर हमें वाइस ग्लेन को दिखाया जाता है जो कि अपने एरन से कह रहा होता है, यंग मास्टर एरन पेरिडिया, क्या आपका मुझे हथकड़ी नहीं पहचानी चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी के लिए एक मुजरिम हूँ ना। लेकिन अपने एरन उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता और जो वाइस ग्लेन होता है वो मन में कहता है, ये पहले से ओवर हो चुका है और हाँ इसमें एरन पेरिडिया कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सर शार्पर पहले से यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने सभी चीज़ें पहले से देख ली कि क्या करना है और क्या नहीं, इसीलिए अब मैं जीत चुका हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। उसके बाद वो एक किलर स्माइल देते हुए मन में सोच रहा होता है, एरन पेरिडिया, तुम्हें क्या लगा था कि इतने समय तक मैंने जो पावर इकट्ठी करी है क्या तुम इसका अगेंस्ट जा सकते हो? सच में ये पहले से ओवर हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे बंदे घोड़ों से उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से वही एक बंदा होता है, मतलब वो बूढ़ा इंसान, और वो आगे चलकर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वाइस ग्लेन मन में कहता है काफ़ी शौक होकर, अरे ये कौन है? लेकिन तभी अपना एरन बोलता है, बहुत समय हो गया आपसे मिले बिना। उसके बाद वही ओल्ड मैन आकर कह रहा होता है, हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तुमसे मिले बिना। जिसके बाद वो ओल्ड मैन आते के साथ ही अपने एरन से कहता है, सच में मैंने सुना है कि तुमने एक डीमन को डिफीट कर दिया है। तो अपने एरन बोलता है, हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको उसके बारे में पहले रिपोर्ट नहीं करी थी। लेकिन उसके जवाब में वो ओल्ड मैन कहता है, अरे एरन नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपने क्विक एक्शंस नहीं लेते तो ये डीमंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते और तुमने उन्हें बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन अपना एरन बोलता है, सर पर मेरे पास एक और काम है आपको बताने के लिए। उसके बाद वो वाइस ग्लेन की तरफ इशारे करते हुए बोलता है और फिर जो अपना ओल्ड मैन होता है वो पीछे की तरफ इशारे करते हुए बोलता है, अच्छा हाँ मैं जानता हूँ क्या बात है, लेकिन फिर भी इन सभी से पहले तुम्हारे पास एक काम है, तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बताता है, द मैजेस्टी द होली किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। उसको सुनने के बाद तो वोल्कनस बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैजेस्टी? और वाइस ग्लेन बोल रहा होता है, क्या ये सच में है? लेकिन अपना एरन कहता है,
हालांकि मैं उनसे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ और काम है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। और वो बंदा बोलता है, मतलब ओल्ड मैन बोलता है, अरे मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या काम है, लेकिन उन सभी कामों को तुम हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। द होली किंगडम के ऊपर हम उन सभी को देख लेंगे, तो तुम सबसे पहले उनसे जाके मिलो। जिसके बाद अपने एरन भी मुस्कुराकर कहता है, तो फिर ठीक है, ये सभी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप इन्हें देख लेना। उसके बाद वो बोलते हैं, हाँ तो फिर ठीक है, और वो गुड बाय कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हम अपनी आन्या को देखते हैं, जो कि पीछे खड़े होकर अपने हाथ को वेव कर रही होती है। उसके बाद जो अपनी आन्या होती है वो अपने एरन के पास आकर कह रही होती है, यंग मास्टर एरन पेरेरिया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है आपसे मिले हुए। लेकिन अपना एरन थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तुरंत ही आन्या अपना पोर्टल खोल देती है और बोलती है, आप इसमें से डायरेक्ट ऑडियंस चेम्बर में जा सकते हो, और हाँ वो डायरेक्ट उधर कनेक्ट होगा, तो आप इधर से जाइए। जिसके साथ ही अपने मतलब वोल्कनस होता है वो बोलता है, क्या इसमें मैं भी जा सकता हूँ? तो आन्या बोलती है, हाँ आप जा सकते हो, क्योंकि इस पोर्टल को खोलने में एक ही बार कॉस्ट लगती है, भले कितने भी लोग जाए। उसके साथ ही वो जाने लगते हैं, और अपना वोल्कनस बोल रहा होता है, सच में ये मेरा पहली बार है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उधर पहुंच चुके होते हैं, और अपना वोल्कनस बोल रहा होता है, सिर्फ एक स्टेप से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और क्या ये मिस्टिकल पावर्स हैं, मतलब मिस्टिक आर्ट्स हैं? और उसके जवाब में अपनी आन्या बोलती है, हाँ ये मेरी मिस्टिक आर्ट्स हैं, और इनको जो भी पहली बार देखता है वो सभी के सभी सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ एक गार्ड मिलता है और बोलता है, यंग मास्टर एरन पेरेरिया, सिर्फ आप ही अकेले अंदर जा सकते हो। तो अपने एरन बोलता है, तो फिर ठीक है। जिसके साथ ही अपने एरन आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और जब वो अंदर देखता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहा होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा होता है, बोल रहा होता है, सच में तो तुम एरन पेरेरिया हो, फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं, और सच में एरन पेरेरिया तुम थोड़ा आगे तो आओ। जिसके जवाब में अपना एरन हाँ कहते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अपना एरन देखता है कि वो वहाँ अकेला नहीं होता, उसके साथ में एक और लड़की होती है। उसे देखने के बाद अपना एरन मन में कह रहा होता है, आखिरकार ये लड़की कौन है? साथ ही वो उस बंदे से पूछता है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते थे, मैंने सुना कि तुम मुझे देखना चाहते हो। जिसके जवाब में मैजेस्टी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम काफ़ी देर सुना था, सबके सब लोग तुम्हारे बारे में ही कह रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी। उसके जवाब में एरन बोलता है, हिज मैजेस्टी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, और अच्छा है कि आप मेरे से बात करना चाहते थे, अब मैं आपसे वो बात भी कह पाऊँगा। जिसके बाद अपना एरन सब चीज़ें बताकर बोलता है, हिज मैजेस्टी ये सभी चीज़ें अब तक वाइस मर्चेंट मिलकर कर रहे थे। उसके जवाब में मैजेस्टी बोलते हैं, मैं समझा अब तक ये क्या कर रहे थे, और ऐसे कामों को कर कर अभी तक ये छुपे हुए थे। उसके साथ ही बोलते हैं, मुझे वैसे इनके बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ऐसा शायद वो करते होंगे, या फिर करा होगा उन्होंने, उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर तो था। और ऐसी बात सुनने के बाद तो अपने एरन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जिसके जवाब में मैजेस्टी बोलते हैं कि ये इस कॉन्टिनेंट के पीस के लिए है। उसको सुनने के बाद तो अपना एरन बिल्कुल भड़क जाता है और बोलता है, ये वाइस मर्चेंट वाले, ये जितने भी लोग थे, ये इनोसेंट एल्फ को कंफ्यूज कर कर और उन्हें मतलब माइंडलेस करने के बाद ऐसे बेकार नोवेल्स को बेच दिया करते थे, और आप कह रहे हो क्या ये पीस है? कैसे ही आप पीस कहते हो? और एरन के ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए हिज मैजेस्टी बोल रहे होते हैं कि एरन, क्या तुम्हें पता है कि वाइस मर्चेंट हर साल हमारे इस कॉन्टिनेंट को कितना ज़्यादा पैसा देते हैं? अनफॉर्चुनेटली जो वाइस मर्चेंट हैं वो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हैं, जो कि हमारी बेकार सिचुएशन में मदद करते हैं, हमारी फाइनेंशियल मतलब पैसे देकर, और हमारे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जिसका जवाब देते हुए अपने एरन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक है और उनका इन्फ्लुएंस पूरे कॉन्टिनेंट में कितना ज़्यादा है, और मैं ये सब भी चीज़ें जानते हुए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या इस चीज़ को सपोर्ट करने का कोई मतलब भी बनता है कि हम अपने थोड़े से बेनिफिट्स के लिए इन एल्फ की जान को खतरे में डालते हैं और इनको जान से मरवा देते हैं? क्या इसमें कोई तुक भी बनता है? और वैसे भी मैं तो इनको कभी नहीं करता, क्योंकि एक प्रीशियस चीज़ को मतलब अगर हम बेनिफिट के लिए उसे बेच देते हैं तो एक डीमन के साथ सीखने मतलब डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा ही तो है। क्या इसमें और उसमें कोई अंतर भी है? इस चीज़ का जवाब देते हुए हिज मैजेस्टी कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा ओपिनियन है, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। ये दुनिया तो ऐसी है, और इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग भरे हुए हैं कि जो एक ब्रेड के लिए भी किसी की जान ले सकते हैं। तो क्या वो सभी लोग वर्थलेस हैं? और क्या तुम्हें पता है कि दुनिया ऐसी ही है? तो क्या जो भी तुमने कहा कि ये सभी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, तो क्या ये सभी लोग वही हैं जो कि तुमने अभी बोला? क्या ये सभी के सभी लोग बिल्कुल वर्थलेस हैं?
और मैजेस्टी की ऐसी बातें सुनने के बाद अपना एरन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है तुम मेरी बातों को घुमा फिरा कर गलत जगह कह रहे हो। तो मैजेस्टी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भड़कते हुए जोर से बोलते हैं तुम आर्ग्यूइंग करना स्टॉप कर दो, और साथ ही ऐसे वर्ल्ड में जहाँ हर जगह क्योस छाया हुआ है, क्या इसे ठीक करने का कोई सॉल्यूशन है। जिसे सुनने के बाद अपना एरन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और कुछ कह ही नहीं पाता। वो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से सोच रहा था पर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैजेस्टी आप इस सभी चीज़ों को जो मिस्ट्रीज़ हैं इनको आप सुलझा सकते हो और सिर्फ ये आप ही कर सकते हो। तो मैजेस्टी बोलते हैं क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। तो अपना एरन बोलता है नहीं, मैं आपके सपनों को आपके ऊपर ही नहीं थोप रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं इतना बहुत कम अनुभव वाला हूँ और साथ ही मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। मैं सिर्फ आपसे ही मदद नहीं मांगना चाहता, मैं उन सभी लोगों से मदद मांगना चाहता हूँ जो कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है और इन सभी बातों को वो लड़की सुन रही होती है। और अपने एरन यही नहीं रुकता, वो कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और हाँ मैं आपको वो हर चीज़ें करके दिखाऊंगा जिससे कि आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे। मैं इस टूर्नामेंट को भी जीत जाऊंगा और हाँ मैं इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करूंगा कि जो लोग हैं वो मेरे पर विश्वास करने लगे, उन्हें एक उम्मीद की किरण मिले और तो और मैं इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और यही वो इकलौती चीज़ है जिसे मैं कर सकता हूँ। मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा दूंगा इस चीज़ को करने के लिए। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एरन बाहर आ चुका होता है और वो एक कमरे के अंदर जा रहा होता है। साथ ही जो साइड में बंदा होता है बोलता है जितने भी स्पोर्ट्समैन इस हीरो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए एक सेपरेट रूम दिया गया है उनको रेस्ट करने के लिए, और अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो बिना बिना किसी हेजिटेशन के हमसे मांग लेना और हाँ कंफर्टेबली रेस्ट करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना एरन अपने कमरे में होता है और वो बोल रहा होता है क्या जो मैंने करा था क्या वो सब चीज़ें बिल्कुल सही थी। लेकिन उसी वक्त जब वो इन सभी बातों को सोच रहा होता है तो तुरंत उसे गेट को कोई खटखटाने लगता है और बोलता है कोई जल्दी निकलो बाहर, हमें पता है एरन तुम उसी के अंदर हो। अपने एरन बोल रहा होता है अरे ये तो जूडिथ और ब्रैट है। उसके साथ ही एरन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर डोर खोलते हुए कह रहा होता है अरे तुम दोनों तो मेरे से पहले ही आ गए। लेकिन जैसे वो अपने सेंटेंसेस को पूरा करता उससे पहले ही जो जूडिथ होती है वो अपने एरन के मुंह में ब्रेड रख देती है और हम दोनों को देखते हैं अपने ब्रैट लॉर्ड के हाथ में दो भर के बियर होती है और जूडिथ के हाथ में ब्रेड होते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं एरन जल्दी से बाहर चलो। ब्रैट बोलता है क्योंकि ये एक फेस्टिवल है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने एरन बाहर आ चुका होता है। उस पूरी गली में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तो हमें पता लगता है कि सच में काफ़ी अच्छा फेस्टिवल चल रहा होता है। जिसके साथ ही अपना ब्रैट बोलता है तो क्या तुम रूरू के साथ यहाँ नहीं आए। लेकिन अपने एरन बोलता है कुछ चीज़ें हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं रूरू के साथ नहीं आ पाया। लेकिन अपनी जूडिथ बोलती है तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो, क्या तुम इसलिए अपसेट लग रहे हो क्योंकि इलिया तुम्हारे साथ नहीं है। तो अपना ब्रैट लॉर्ड बोलता है अरे जूडिथ तुम तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हो। लेकिन अपने एरन कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी जूडिथ बोल रही होती है अरे ये तो ऑब्वियस है ना। और वैसे भी उसके साथ ही अचानक वो ब्रैट लॉर्ड का हाथ पकड़कर बोलती है अरे देखो वहाँ एक मेडिसिनल हर्ब है उसे हमें लेकर आना चाहिए। लेकिन अपना जो ब्रैट लॉर्ड होता है बोलता है अगर आखिरकार हमें इस मेडिसिनल हर्ब की ज़रूरत क्या है। लेकिन अपनी जूडिथ बोलती है कि मैं अपने मास्टर की इकलौती डिसाइपल हूँ और जब मैं वहाँ नहीं होती तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार तरह से रहते हैं और तो वो खुद के लिए खाना भी नहीं बनाते। जिसके साथ ही अपने जूडिथ मन में कह रही होती है मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक जाऊंगी अगर मैं उन्हें बिल्कुल ठीक देखूंगी। उसके बाद हमें उसी फाइटिंग एरिना मतलब फाइटिंग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जब खून और कार्ल लिंडसे की फाइट हो रही होती है। वो बिल्कुल टूट चुका होता है उनका घर भी, और साथ ही फिर हमें वहाँ एक मैजिकल सर्कल बना दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमोनिश लग रहा होता है। और हाँ यारो इसी के साथ जो महाराज का चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। मैं मानता हूँ कि मैं लेट हो गया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मुझे काफ़ी सारे काम है तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। और हाँ यारो मेरा मन भी नहीं करता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ तो वैसे भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। और तो और अब पहले की तरह जो व्यूज़ हैं वो नहीं आ रहे। वैसे मानता हूँ कि मेरी गलती है लेकिन प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट और करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और भी जल्दी वीडियो लाने की और पहले की तरह अपने रूटीन में आने की कोशिश करूँगा। तो हाँ इसी के साथ बाय।